हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बुक के बारे में। मैंने आपके ग्रुप पे भी मैसेज कर दिया था, ठीक है। बुक आपको एलिमेंट्स ये वाली परचेज करनी है, लेटेस्ट एडिशन। ध्यान रहे इसमें सबसे मेन चीज़ ये देखनी है 24 से 25। इस बैच के लिए तो ये चलेगी, पूरे सिलेबस में 2 वॉल्यूम आएंगी, ये लेके आनी है आप लोगों को। दूसरी बात, चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे जो कि मैट्रिक्स है। इसका रीज़न 2 रीज़न है। पहले रीज़न, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो रहता है मेरा मतलब JMS के और स्कूल हो गए, ये सबसे पहले जो यूटी लेते हैं ना, और यूटी में हमेशा जो चैप्टर देते हैं वो 3rd, 4th, 5th ये रहता है इनका शेड्यूल, स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो दिक्कत मेरी बच्चों के साथ क्या आती है, मैं आगे चलता हूँ फिर +2 क्लास में ये दिक्कत होना कि सर हमारे यूटी आगे, पीटी आगे, क्योंकि 20 मार्क्स उन बेसिस पे लगते हैं फिर। तो मैं चाहता हूँ कि साथ के साथ कवर हो जाए। पहला रीज़न कि 3rd चैप्टर करवाने का, कि इनके यूटी से पहले इनका सिलेबस खत्म हो जाए, जो भी बच्चे जिनके भी आएगा। दूसरा रीज़न, अभी बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 20-25 मार्च तक तो उनके एग्ज़ाम चलेंगे। तो एग्ज़ाम के चक्कर में कई बच्चे तो अप्रैल में ज्वाइन करेंगे। उनका बैकअप, फर्स्ट चैप्टर का बैकअप देना इसके कंपैरेटिवली 50 टाइम 100 टाइम मुश्किल है। क्यों? फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी है सारी। मैंने आज तक हमेशा फर्स्ट चैप्टर से सिलेबस स्टार्ट करवाया है। पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि मार्च में सेशन शुरू हो रहा है, वरना मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं मैट्रिक्स करवा रहा हूँ, और आपके यूटी वगैरह में भी, स्कूल में भी, हर जगह मैट्रिक्स ही पहला चैप्टर होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। और स्टार्टिंग से बच्चों अगर ये लगा के चलोगे कि आपको बोर्ड्स में पूरे मार्क्स लेने हैं, तो इससे आसान पूरे मार्क्स लेना कहीं भी नहीं है। इवन 10th क्लास में जिन बच्चों के मार्क्स 97, 98 आए हैं ना, उनके लिए भी मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो स्टार्टिंग से कंटिन्यू करके चलेंगे तो 100 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनकी +1 वीक है, या +1 में उन्होंने कुछ चैप्टर में थोड़ा बहुत नहीं आता उनको, तो मैं सिर्फ कहूँगा +1 जिनकी वीक है, अभी टाइम है, सिर्फ 2 चैप्टर +1 के कर ले। उनकी वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। उसके अलावा +1 का आपको कुछ भी ना आता हो, छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 चैप्टर, कौन से? ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स और डेरिवेटिव। जिसको ये नहीं आता है उसको सच में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी रीज़न बताऊं क्या है? बाकी एक रीज़न है, एक ये है कि बाकी चैप्टर्स का जो भी बेसिक किसी बच्चे को नहीं आता होगा ना, मैं 10 मिनट में बेसिक दे सकता हूँ यहाँ पे, 10 मिनट में उसको कवर करवा सकता हूँ। इन 2 चैप्टर के लिए कवर करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बहुत बड़े चैप्टर है ये। तो अगर इनमें प्रॉब्लम है तो आप मुझसे लेक्चर ले लें। और अभी बहुत स्लो चलेगा इस मंथ सिलेबस, अप्रैल से थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो इस अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसको कवर कर लेना उन दोनों चैप्टर्स को, ठीक है। बाकी ये बुक है, इसको डिटेल से करोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए भाई। 99 तो मैं हर साल दे रहा हूँ, प्रॉब्लम वो दिक्कत है ही नहीं। 100 मुझे भी चाहिए, 100 बच्चों को भी चाहिए। पहले 100 की तलाश इस साल बैच में भी शायद इस वाला +2 वाला कर दे। हैं कुछ बच्चे, हो सकता है तुम पे फिर बर्डन आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक। आइए, एग्जॉस्ट बंद करना एक बार, उसका साउंड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। एग्जॉस्ट बस। चलिए बच्चों, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। अभी बुक तो लेके नहीं आए हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग पुरानी तो है ही है, जिसको पुरानी +2 की 2 साल की रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास। उससे पिछले साल भी सारे सिलेबस की थी, उससे लास्ट ईयर भी मैंने की है, बट इस साल बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग भी मैं करूंगा। तो डेली लेक्चर और PDF डेली आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, ठीक है। किसी को ज़्यादा जल्दी हो करने की, बोर हो रहा हो, तो मुझसे पिछले साल की रिकॉर्डिंग मांग के भी थोड़ा जल्दी भी कर सकता है, ठीक है। टाइम है ना, ऐसा करेगा कोई नहीं, मुझे पता है, आज तक ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आज कैसे हो जाएगा, करता कोई नहीं है। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। मैट्रिक्स लिख लिया चैप्टर का नाम, लीजिए बच्चों।
चैप्टर 3 मैट्रिक्स। अच्छा चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मैट्रिक्स छोड़ो, सेट क्या होता है? सेट सेट क्या होते थे? किसी को याद हो? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें वेल डिफाइंड कि मतलब इसके अंदर वो होनी चाहिए जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन सेम रहे चीजें, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स की बात है। इसी तरह से मैट्रिक्स एक तरीके से आपकी है क्या? अच्छा, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं पहले मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर का हम इस चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 के एंड में जाके ये तीनों कनेक्टेड है, 4th, 3rd, 4th, 5th एलिमेंट से। ठीक, 3rd करेंगे तो ही आपको 4th आएगा, 3rd 4th आगे तभी आपको 5th आएगा। ठीक, एनसीईआरटी में ये 3rd और 4th 2 ही चैप्टर है, उसी में मिक्स कर दिया है सारा। तो छोटे छोटे टूल्स हैं, इनको कर करके लास्ट में हमें मेन पर्पस है इक्वेशंस को सोल्व करने में इसका यूज। 2 वेरिएबल थी 10th क्लास में, 2 वेरिएबल में इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, कोफिशिएंट इक्वेट करके, इक्वेशन कोफिशिएंट सेम बना के 1 और 2 को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैसे करते थे। ठीक है, अब सोचो 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन आ गई, तो कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एक से z की वैल्यू निकाल के बाकी दोनों में डाल दो, तो दोनों एक्स वाई में आ जाएगी, उनको सोल्व करके निकाल दो। बट ऐसे जब हायर वेरिएबल बहुत ज्यादा होने लग जाए तब, ठीक है, वहां पे आएंगी तो आपके 3 वेरिएबल तक की इक्वेशन +2 तक, स्टैंडर्ड तक, ग्रेजुएशन में जाके हायर वेरिएबल में आती है। तो यहां क्या है, आप लोगों का मेन पर्पस इक्वेशंस को सोल्व करना ही है, और वो एंड में जाके 3 चैप्टर के एंड में जाके जो भी हमने सीखा होगा ना, वो टोटल जाके हम किस में लगा देंगे? इक्वेशन को सोल्व करने में। ये समझ लो 10th क्लास के एक चैप्टर की तरह, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम इक्वेशन को सोल्व करते थे, यहां भी हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, बट एंड में जाके करेंगे। अभी उसके छोटे छोटे टूल सीखेंगे कि हाँ कैसे सोल्व करते हैं, क्या मैट्रिक्स होता है, क्या चीज़ है। इसका मेन पर्पज आपको बता रहा हूं, किस में यूज होगा? इक्वेशंस को सोल्व करने में। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स भी अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किसकी? अरेंजमेंट एलिमेंट्स की। किस तरह से अरेंजमेंट? सेट में तो क्या लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 यूं लिख देते थे, और डैश डैश हो जाता था, इनफाइनाइट सेट होता था। मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किस फॉर्म में? रो और कॉलम की फॉर्म में। ये कुछ एलिमेंट्स का सेट होता है, कुछ एलिमेंट को सेट किया जाता है, लिखा जाता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और उस पैटर्न का नाम क्या होता है? रो और कॉलम पैटर्न में लिखना। पहले जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, उसके बाद बात करूंगा। अ सेट, अच्छा सेट की डेफिनेशन क्यों पूछी थी? क्योंकि यहां आ गया। ठीक, कि ये भी एक तरीके से मैट्रिक्स कुछ अलग नहीं है, क्या है? सेट ही है। अ सेट ऑफ एम एन एलिमेंट, m इंटू एन बोल दो चाहे, एम एन नंबर्स, अभी बात करूंगा। ये नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा वाले, जो कि अरेंज्ड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में अरेंज होंगे? अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ordered set of m rows, each consisting
ऑफ n numbers is called m into n matrix and is read as m by n मैट्रिक्स। अभी लिख लीजिए, समझाऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं ताकि बाद में हम जब इसको पढ़ें, मैट्रिक्स ऑफ, और इसको बोल देंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, और क्या बोल सकते हैं इसको, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाई n। इनमें से किसी भी नाम से आप इसको लगा सकते हो, मैट्रिक्स ऑफ m बाई n, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, या फिर आप कहो m बाई n मैट्रिक्स। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, मतलब सुनिएगा आप लोग। अगर मैं बात कहूं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका देखिएगा जरा ध्यान से, कैसे लिखी है मैट्रिक्स। यूं, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एलिमेंट लिखे 2 3 4 8 7 6। आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लिखी गई है ना, हॉरिजॉन्टल, ये इनको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। जो ये वर्टिकल यू है लाइन, ये इनको बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है? कॉलम। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपकी, एक बार समझने पे ध्यान दीजिए, अब ये समझने की चीज है, लिखने का टाइम एक बार के लिए रोक दीजिए। दिस बी R1 रो 1, दिस बी R2 रो 2। R1 आपकी होगी रो 1 और R2 होगी आपकी रो 2। दिस बी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब इसको जर्नल कैसे लिखते हैं? जर्नल सोचो, जर्नल AIJ के नाम से लिखते हैं। जर्नल कितना भी ऑर्डर हो सकता है भाई इसका, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर दिखा रहा हूं आपको लिखने का तरीका, कि सेट ऑफ एलिमेंट, और कितने सेट का एलिमेंट? m जो यहां पे बोला गया है वो m वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम को। मींस ये जो है यहां नीचे इसका ऑर्डर लिखा जाता है, ये हो जाएगा 2 into 3, या इसको बोला जाएगा 2/3 की मैट्रिक्स है। 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। समझ आ गई बात? 2/3 मीनिंग समझ आ गया? ऑर्डर को बोलते कैसे? 2/3 मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टोटल मैट्रिक्स में? इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट एक मैट्रिक्स में कितने होंगे उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6। ठीक, अब अगर इनको जर्नल लिखना हो, जर्नल लिखने का तरीका सुनिएगा। जर्नल एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, A1 1। जो पहली चीज होती है इसके अंदर वो मेरा शो करती है ये कौन से रो का एलिमेंट है। जो दूसरा सफिक होता है जो नीचे लिखा हुआ सेकंड नंबर पे, वो शो करता है ये कौन से कॉलम का कौन से कॉलम का एलिमेंट है। 1 1 का मतलब क्या होगा? पहली रो के पहले कॉलम का, यानी जर्नल। मैं आपको ये भी लिख देता हूं,
this be R1, this be R2, C1, C2, C3, A11। अच्छा, इसका सोच के बताइए क्या लिखेंगे? पहली रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? पहली रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ आ रही है बात? यस और नो, कि ये चीज कैसे लिखी जा रही है, कि हर एलिमेंट के जर्नल नोटेशन है जो 1 2 2 1 करके लिखते हैं। ये क्या शो करते हैं? पहले जो लिखा होगा वो नंबर ऑफ कौन सी रो का एलिमेंट है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कौन सी रो का एलिमेंट है। जो बाद में लिखा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कौन से कॉलम का एलिमेंट है, कौन से कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? यहां पे जो लिखवाने के लिखा ना, वैसे तो पता लग गई, वैसे लिख लो हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उनको तो हम बोलेंगे रोज, और वर्टिकल लाइंस जो हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम। समझ आ गई बात? क्लियर है? कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 3/2, 2/3, 4/6, 6/4, 1/2, 2/1, ऑल ओके। ठीक है, इनको जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है ना अंदर, इनको एंट्री भी बोला जाता है, एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? किसी तरह का मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से, अच्छा जनरल नोटेशन और देख लो, इसको यूं भी लिखा जाता है आई जे, ये छोटे से में, और ये कितने बाय कितने की ऑर्डर की होगी कुछ भी लिख दो, m/n के मतलब हो गया कि इसके अंदर ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m/n। m/n का मतलब n कॉलम्स। समझ आ गई बात? तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक बार दोबारा सुनते हैं। मैट्रिक्स क्या है अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो मैट्रिक्स एक सेट है m इंटू एन एलिमेंट्स का। अब स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन में m इंटू एन लिखे थे, वो पता लगे क्यों लिखे, कि स्टार्टिंग में m n को अलग से रिप्रेजेंट क्यों किया मैंने। सीधा भी तो लिख सकता था कि n नंबर्स, ठीक। m n का मतलब m n एलिमेंट्स का एक सेट होता है। सेट के अंदर +1 में जो एलिमेंट थे वो कैसे लिखे जाते थे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट कोमा लगा के, डैश 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 लगा के आप लिख देते थे। ऑर्डर मैटर नहीं करता था, यहां ऑर्डर मैटर करता है, पोजीशन मैटर करती है। यहां पे वो एलिमेंट अरेंज है, कैसे अरेंज है? रो एंड कॉलम की फॉर्म्स में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको पता लग गया। ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर इसको बोलते हैं। ऑर्डर में हमेशा जो पहले बोला जाएगा वो क्या होगा? रो, और जो बाद में बोला जाएगा कॉलम। 2/3, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, आइएगा मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद टाइप्स आती हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स के बाद जैसी टाइप्स खत्म होंगी वैसे ही मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी 8-9-10 टाइप है, बस छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी बिल्कुल 2-2 लाइन की, पहले से ही पता लग जाएगा। लिखिए, मतलब टाइप पता करते ही पहली एक्सरसाइज विद एग्जांपल हो जाएगी आपकी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सुनिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा। सबसे पहला टाइप आ रहा है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, बहुत क्लियरली नाम से पता लग रहा है, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, रो कितनी होनी चाहिए? एक रो। पहले तो डेफिनेशन लिखो, अ मैट्रिक्स
हैविंग ओनली वन रो is called row matrix. और रो वेक्टर भी बोल देते हैं इसको, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल जरूरी देखो। पहली मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे A 1 5। हाँ भाई, एक रो कॉलम कितने, तो ऑर्डर बता सकते हो 1 into 2, शाबाश। B 6 0 3, यस ऑर्डर बता सकते हो, रो एक कॉलम कितने 3, ठीक है। नेक्स्ट C अगर मैट्रिक्स बताऊं, -2 √2 1/3 5, यस। एक रो 4 कॉलम, एक रो 4 कॉलम। अगर मैं जर्नल बात करूं एंड सो ऑन, इसी तरह से बात करूं, तो मैं इसका ऑर्डर जो है, अगर मेरे को जर्नल ऑर्डर लिखना हो तो यूं लिख सकता हूं 1 into n या 1/n। अब होगा क्या, MCQ आएगा, आपको पता है 20 MCQ आए हैं, ठीक है। एंट्रेंस में भी MCQ कहाँ फंसेंगे पहले वो देखो। MCQ में आपको ना सिंपल, कितना फद्दू क्वेश्चन है, किसी से अगर यूं पूछ लो कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। लेकिन वही क्वेश्चन टिपिकल कब हो जाता है, जब आपसे पूछेंगे 4 ऑर्डर दे देंगे MCQ में और पूछेंगे विच ऑफ द ऑर्डर इज ऑफ रो मैट्रिक्स, या इसमें से कौन सा ऑर्डर रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा सा क्वेश्चन। और उस ऑर्डर में इतना घुमा देंगे आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा। 1 into, ये ध्यान रखना, इंटू में कितने भी कॉलम हो जाएं, 1 के साथ इंटू में जो आ गया ना, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो मैट्रिक्स को। 1 into m हो सकता है, 1 into n हो सकता है, 1 into कुछ भी हो जाए, हमारी रो सिर्फ फिक्स है, एक होगी, तो वो कैसी मैट्रिक्स की टाइप हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। लिखने का तरीका पता लग गया। नेक्स्ट वन इजी, अगला जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब मेरे को इसकी डेफिनेशन ऑर्डर कुछ भी जरूरत नहीं है, सब बता दोगे आप, अगर आपको रो समझ आ गया तो। अगर रो की डेफिनेशन चेरी बता सकते हो, कॉलम में क्या होगा, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, 1 कॉलम, और रो कितनी भी हो चलेगी। लिख दीजिए अ मैट्रिक्स having only 1 column is called कॉलम मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। इसके एग्जाम्पल सुन लीजिए थोड़े से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A, इसी को लिख देता हूं 1 5, कॉलम 1 रो 2। ऑर्डर बता सकते हो इसका क्या होगा, ऑर्डर में हमेशा पहले रो आएगी, बाद में कॉलम। B की अगर बात करूं क्या हो जाएगा बताइए, और ऑर्डर अगर इसका जनरल बात करूं तो जनरल ऑर्डर क्या लिखेंगे आपको, शाबाश, कि इसके अंदर डजंट मैटर कितनी भी रो हो, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बोला जाएगा, यस कॉलम मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। एनी डाउट, पक्का, चले ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी नाम से ही क्लियर है। थर्ड, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, रेक्टेंगल। आप जानते हैं रेक्टेंगल में साइड्स अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल
नहीं होती। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल की शेप का होना पड़ेगा, यानी रो और कॉलम इक्वल, रो और कॉलम इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ आ रही है बात? रेक्टेंगल के लिए चाहे यू हो चाहे यू हो, समझ आ रही है? तो लिखिए अ मैट्रिक्स ऑफ order m into n is said to be rectangular matrix if, अगर उसके अंदर रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7 2 -3 0 1, ऑर्डर है 2/4। क्या रो और कॉलम इक्वल हैं? 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 4। और या फिर हो इस टाइप की 1 2 0 -1 3 2। इसमें ऑर्डर क्या है इसका बताइए जरा? 3 × 2, 3 रो और 2 कॉलम, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए, रेक्टेंगल की शेप आनी चाहिए। रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ अलग अलग होते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 टाइप ऐसी हैं टाइप्स यार, इजी है बहुत। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। बता के सोच के देखो स्क्वायर क्या होगा, एंड दैट्स इट। सारी ऐसी मैट्रिक्स जिन मैट्रिक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, उन मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखिएगा, शाबाश, इजी, वेरी इजी। अ मैट्रिक्स of order m into n is said to be a square matrix if m और n इक्वल हो। और सिंपल शब्दों में लिखो, a matrix is square matrix if the number of rows are equal to the number of columns। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में सुनो, इसको सिंगल भी बोल देते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1/1। इसमें रो और कॉलम अलग से देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे तो बोलते हो m/n, 5/6, 6/5, 2/3, 3/2, क्योंकि अलग से पता लगे। और एक बोल दूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर वर्ड से क्या क्लियर हो गया? रो और कॉलम इसमें क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, इट मींस 5/5। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3/3। तो मैं सारी लिखवाता हूं। जैसे 1/1 की अगर मैं बात करूं तो 1/1 में कितने एलिमेंट होंगे? ओके। 2/2 की बात करूं तो 2/2 की बात करें 4 एलिमेंट। सी 3/3 की बात करें
नो एलिमेंट। दैट्स इट। ठीक है, इजी, बहुत इजी है ये चैप्टर। जो बिल्कुल ही पूरा साल मैथ नहीं पढ़ते ना बच्चे, बिल्कुल ही पूरा साल, वो सिर्फ पास होने के लिए चैप्टर करते हैं कि हाँ किसी भी तरीके से पास हो जाएं, तो ये चैप्टर तो फ्री के नंबर दिलवाने का है। ठीक है, चलें। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 चलता रहता है। नेक्स्ट, एक सेकेंड और, ये देखो, स्क्वायर के बाद आती है जबरदस्त। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक चीज और बता दूं मैं आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खास बात होती है, प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, रेक्टेंगल के डायगोनल भी सुने होंगे आपने, यहां रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं होता, डायगोनल होगा सिर्फ स्क्वायर का। डायगोनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए एक बार, ऐसे एलिमेंट जिनके लिए आई जे में आई और जे इक्वल हो, ऐसे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स सिंपल आराम से लिखूं तो देखना, उत्तरी A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। सोच के बताइए कौन से एलिमेंट हैं जिनके लिए आई और जे सेम है। A11, A22, A33। इन एलिमेंट्स को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। कौन सा एलिमेंट बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। क्लियर है? ठीक। अब कई बार ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोला सर डायगोनल तो ये भी तो है, हम भाई डायगोनल 2 लेते हैं रेक्टेंगल में, ये भी तो डायगोनल होना चाहिए। उसे क्या है, उसे फिर बेसिक डेफिनेशन में कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि आई और जे, बेसिक डेफिनेशन डायगोनल की आती है, उसमें स्पेशल मेंशन है कि आपका आई और जे क्या होना चाहिए? इक्वल। आई और जे क्या होना चाहिए? और वो सिर्फ इनका होता है 1 1 2 2 3 3। ये ऑफ डायगोनल तो कई बार बोले जा सकते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है। अच्छा, इसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर ये खुद हो जाएगा, इसके अंदर ये 2 हो जाएंगे, इसके अंदर ये 3 हो जाएंगे। यस और नो? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? क्या होता है? अच्छा, वैसे क्या, नहीं नहीं नहीं, इसको आप यूं लिख सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, पूरा यूं ही। कई बार पूछ सकता है वो, इसके डायगोनल एलिमेंट्स बताइए, तो डायगोनल एलिमेंट्स लिख के उन एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिख सकते हो सेट की तरह। नॉर्मल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट ध्यान से देखो, फिफ्थ टाइप आती है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे कमाल की बात बताऊं, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पहला जो वर्ड आएगा ना वो जबरदस्त है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डायगोनल के लिए उसे क्या होना पड़ेगा पहले? यस,
डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पहला वर्ड ही है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल कभी भी नहीं हो सकती। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are zero is called डायगोनल मैट्रिक्स। अभी बताऊंगा, जबरदस्त मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन देखिएगा, कंडीशन देखिएगा, यहां लिख रहा हूं, ये बात अभी सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूं। ए आई जे जीरो होंगे फॉर ऑल जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है। अब सुनिए जरा, अगर मैं 2 बाय 2 डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो भाई आई और जे इक्वल नहीं है, उनके अंदर सभी एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अब अगर मैं बात करूं 2 5 0 0, एक डायगोनल मैट्रिक्स 2 बाय 2 स्क्वायर होगी, और डायगोनल के अलावा बाकी सारे क्या कर दिए? 0। बाकी सारे क्या कर दिए? 0। एक 3 बाय 3 की ओर दिखता हूं, रुको, फिर आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा। 1 6 -5, बाकी सारे, ये 3 बाय 3 की है, ये 2 बाय 2 की है। स्क्वायर होना तो वैसे भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है, जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन पे नहीं है, वो तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, ये कंडीशन लिख दी। क्या इसने कहीं भी ये कंडीशन लिखी है कि जो डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं वो 0 नहीं हो सकते? सोच के देखो एक बार, सोचो कि डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं, किसी बच्चे का क्वेश्चन आया, मतलब सर ये तो हमने 0 कर दी, अगर मैं डायगोनल भी 0 कर दूं तो वो डायगोनल रहेगा या नहीं रहेगा? क्या डायगोनल वाला जो डेफिनेशन दे रहा है अपनी, क्या वो डेफिनेशन में इन पे कोई कंडीशन लगा रहा है कि ये क्या होने चाहिए? ये 0 भी हो सकते हैं। अगर 0 हो सकते हैं तो 0 हो सकते हैं, तो सर ये फिर अगर ये हो, मतलब C 0 0 0 0, फिर तो इस मैट्रिक्स को भी मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं। हालांकि इसको 0 मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आगे जाके आएगा कि नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स, बट इसको भी आप 0 बोल सकते हो इस हिसाब से। तो क्यों बोल सकते हो 0? क्योंकि क्या उसने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट पे कोई कंडीशन बोली है? उसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़िएगा उसकी डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होनी चाहिए, क्लियर है, इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है आर 0। डायगोनल के बारे में नहीं बोला कि डायगोनल 0 नहीं होने चाहिए या डायगोनल 0 ही होने चाहिए, कुछ नहीं बोला। उसने कंडीशन दी है ए आई जे 0 होंगे। कब? जब आई और जे 0 इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब इक्वल होंगे तब कुछ नहीं बोला उसने। इट मींस डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। अगर कंडीशन प्रूव हो रही है तो डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में एक तो स्क्वायर हो, नॉन डायगोनल 0 जरूर हो। क्या बोला मैंने? एक तो स्क्वायर हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 जरूर हो। ठीक है, नेक्स्ट 1 क्रॉस 1 में 0, अकेला 0 लिख दे या 5 लिख दे, डायगोनल है। अगर मैं बात करूं ये ले, ये डायगोनल है, क्यों नहीं है? डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई और जे जिसमें इक्वल नहीं है वो 0 होना चाहिए, वो तो एलिमेंट ही नहीं है कोई इसमें। हाँ, ये 0, अगर 5 की जगह 0 लिखे तो भी ये डायगोनल है। डायगोनल को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। डायगोनल सिर्फ एक कंडीशन लगाना, स्क्वायर लेके नॉन डायगोनल को 0 कर दो, बस बात खत्म। सीधा हिसाब ये है। चला जाए
ठीक है, नेक्स्ट। ये ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, मैं नोट लिखवा रहा हूं एक, इसमें नोट डाल लीजिए। मेरे को पता है अभी ताज़ा ताज़ा याद रह जाए फिर भूल जाओगे कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स may or may not be zero. The diagonal elements of a diagonal matrix may or may not be zero. क्लियर? अब याद रह जाएगा। अब डायगोनल के आगे 6th आ रही है, स्केलर मैट्रिक्स। चलें, इसमें भी पहली लाइन पहला वर्ड गजब का है। ये वो नेसेसरी कंडीशन है जो डेफिनेशन में पहले वर्ड में आ जाती है। क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या होनी चाहिए? इज said to be scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are equal। गजब गजब गजब। इसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन और डाली, डायगोनल में एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी। देखो इसने क्या डाली है, आइए बात करते हैं। ध्यान से देखो, इसने बोल दिया, चलो इसको पहले मैं नॉर्मली रिप्रेजेंट करता हूं। ए आई जे 0 होंगे इसमें सभी अगर आई और जे इक्वल नहीं है। अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो क्या होंगे? ये 0 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इन सब की सेम वैल्यू होगी अगर आई और जे इक्वल है तो। ये है, सबकी सेम वैल्यू होगी अगर वो इक्वल है तो। आपको जरा बताता हूं मैं कहानी है क्या। कहानी ये है मेरे भाइयों कि जैसे 2/2 की अगर मैं कोई स्केलर मैट्रिक्स बनाऊं तो डायगोनल वाली कंडीशन तो है, बाकी सारे तो 0 होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल है वो सेम, जैसे 2 2। ठीक, हाँ 0 0 वाली इसमें भी अप्लीकेबल होगी। भाई कौन बोला था? 0 0 तो होंगी, सही बोल रहा है। अब जैसे 5 5 5, पता लगा क्या फर्क है स्केलर और इसमें? स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क है पता लगा? डायगोनल के अंदर सेम चीज थी, बस डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते थे, बाकी सारे तो 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या हो सकते थे? डिफरेंट हो सकते थे। यहां क्या है? सेम कंडीशन है कि होना चाहिए अगर आई और जे जी बिल्कुल 1x1 वाली है, उसको स्क्वायर भी बोल दे, वो डायगोनल भी है और वो स्केलर भी है, बिल्कुल है। और बता, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई भी डाउट? क्या स्क्वायर समझ आया? स्क्वायर क्या था? एम एंड सेम होना चाहिए, एलिमेंट कुछ भी हो। डायगोनल उसमें डिफाइन कर दिए थे, डायगोनल आई और जे इक्वल होते हैं, उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। सेकंड किस पे आए? डायगोनल पे आए। डायगोनल में क्या चेंज था हमारे पास? क्या चेंज था?
डायगोनल में बाकी सारे जीरो, डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर पे आए, बाकी सारे जीरो, डायगोनल सेम होने चाहिए। सेम में कुछ भी हो सकता है, 2 2 2, 3 3 3, 5 5, आयोटा आयोटा आयोटा, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गजब और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, अभी तक मैंने एक टाइप में भी नहीं बोला, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सेवंथ है ना, लिखिए। मुश्किल तो नहीं लग रही कुछ, मैंने कहा था आसान है बिल्कुल। थोड़ी देर ना आए ना, बारिश, मेरे को लग रहा है मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है। दूर से कोई तो नहीं आया आप, और कोई जो दूर से आया हो? आप भी दूर से आए हो? कहाँ से? प्रेम नगर से। चलो देखते हैं एक बार, चलो ये तो करो। इधर देखो, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन से, डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, देखना, मैं ये देखना चाहता हूं इससे कितने बच्चे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर ये क्या होने वाली है। 1, कोई बता सकता है? और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्केलर में डायगोनल में कुछ भी हो सकता था, लेकिन सेम होना चाहिए। डायगोनल में 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी हो सकता था, बट सेम होना चाहिए। यहां वो भी फिक्स कर दिया। देखो स्क्वायर से यूं चल रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर से डायगोनल, डायगोनल से स्केलर, स्केलर से यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारे पैटर्न में चल रहे हैं। हर में एक एक कंडीशन फालतू आई जा रही है और कुछ नहीं है, हर एक में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग रही है और कुछ नहीं। देखो कैसे, अब डेफिनेशन लिख दो पहले इसकी वर्डिंग में, आइए फटाफट देखो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a unit matrix or identity matrix if all its non-diagonal elements are 0 and each of its diagonal elements is unity। और हर एक जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, इसका यूनिटी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी नोटेशन भी पर्टिकुलर है। यूनिटी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ज्यादा जानी जाएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्पेशल नोटेशन है, आई से लिखी जाती है। I1 मतलब 1/1 की, I2 1 0 0 1, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, I4 बताइए बताइए 1 0 0 0 0 1 0 0, ये क्या होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ आया? कोई डाउट किसी तरह का? आएगी बारिश। चलें भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आपकी बच की 2 3 4 5, मतलब छोटी छोटी सी है।
आइए शुरू करते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट 8th है ना। अब 8th लिखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लिखिए। बोलो, लिखो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलो भाई, क्या होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, इसी के अंदर 2 टाइप आती हैं, तो इसको आप 2 टाइप में डिवाइड कर दो। टाइप 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोलो, कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अ मैट्रिक्स इन विच all elements below the प्रिंसिपल डायगोनल, यानी स्क्वायर तो होगी, और 0 is called a अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या बोल रहा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यार डायगोनल तो उसके बिना किसी में होता ही नहीं, डायगोनल के लिए स्क्वायर होना चाहिए। और उसने कहा कि एक पर्टिकुलर वर्ड बोला, बिलो, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? 0। तो उसको नाम क्या बोलेंगे उसका? अपर ट्रायंगुलर। बिलो वाले 0 तो नाम क्या हो गया उसका? अपर ट्रायंगुलर। कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6, ढंग से लिख लो इसको यार, थोड़ा सा 4 उड़ गया मेरा। 0 0 0, ये है भाई, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ये, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले बिलो सारे एलिमेंट 0 हैं। इट मीन्स ये कैसा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस और नो? एनी डाउट? ठीक, एक बात बताओ यार, क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट के बारे में कुछ कहा गया है? अगर मैं उनको भी 0 कर दूं तो? यही बात है ना, यहां पे +2 में सबसे ज्यादा डेफिनेशन की गहराई में जाके क्वेश्चन निकलते हैं। अब आधे बच्चों के माइंड में पता है क्या है भाई? नीचे नीचे वाले क्या होने चाहिए? डेफिनेशन में लिखा हुआ है बिलो वाले 0 होने चाहिए। वो तो जरूरी है कि वो तो होने ही चाहिए, अगर अपर ट्रायंगुलर बनानी है वो तो होने ही चाहिए भाई। ऊपर वाले के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, ये सारे 0 भी हो सकते हैं, कोई सेम भी हो सकते हैं, या इसके ऊपर वाले भी 0 हो सकते हैं, कुछ नहीं बोल रखा। उसका सिर्फ एक काम है, स्क्वायर मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 कर दो, तो उस डेफिनेशन कौन सी कैटेगरी की बन गई? अपर ट्रायंगुलर।
ऊपर वाले कुछ भी करे जाओ, कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रखा कि वो जीरो होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस डेफिनेशन को समझना होता है अच्छे से। समझ आ रही है बात? लोअर की डेफिनेशन लिख दो। तुम्हें पता है लोअर की डेफिनेशन? अरे इसी के एमसीक्यू इतने करवाऊंगा मैं, और तुम ये कह रहे हो ना टाइप समझ आ गई, इसी में पजल करके छोड़ूंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो नहीं, आज तो नहीं होंगे, लेकिन रुक जा, 2 दिन का वेट दे मेरे को। उसके बाद इसके इतने एमसीक्यू पूछने वाला हूं मैं कि आप टाइप करो। बोले टाइप तो बहुत आसान है, डेफिनेशन भी फंसाऊंगा मैं आपको, देखना यहीं पे। लोअर ट्रायंगुलर का क्या होगा, सोच के बताइए। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट अबव, कर दो कर दो कर दो, चेंज कहाँ कहाँ करना है मुझे। एक तो बिलो की जगह और ये क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे? वन टू सिक्स 5 7 8, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे जीरो। नीचे वाले के बारे में कोई कंडीशन, जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते। लिख लीजिए टाइप। आया समझ? कोई कंफ्यूजन आपको आ रहा है? बोलो भाई सभी, एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, एक कंपेरेबल और इक्वलिटी है, उसके बाद तो टाइप है, वो तो डेफिनेशन ही है। आओ, जीरो मैट्रिक्स बोलो, जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स, अब इसमें डेफिनेशन में पहला वर्ड देख लो, स्क्वायर, और स्क्वायर भी हो सकती है और डजंट मैटर, कैसी भी हो, इज सेट टू बी जीरो। उसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा कब? इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज जीरो, अगर उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डजेंट मैटर वो स्क्वायर है या नहीं है। ये भी होगी, ये भी होगी। जीरो को स्पेशली कैपिटल ओ से जरूर लिखा जाता है। ये कैपिटल ओ डार्क अल्फाबेट में ओ, जैसे आई किसके लिए होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए था ना, ओ मेरा नल मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात? कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिक्स। ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। इफ या लिख दो, इफ ना लिखो, सीधा लिखो, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी
comparable if they are of सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो दो मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोला जाएगा। सिंपल सा है। एंड लास्ट, सबसे लास्ट, इसके बाद आपके एग्जाम्पल शुरू होंगे जो हम कल करेंगे। लास्ट टाइप आज करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा एक बात बताओ, मैट्रिक्स में यार होता क्या है, एक तो उसका ऑर्डर और एक उसके एलिमेंट। तो इक्वालिटी के लिए क्या कर दूं, दोनों को ही क्या कर दूं, इक्वालिटी ऑफ, कब होंगी दो मैट्रिक्स इक्वल। पहली कंडीशन, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, और लिखो द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन, एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड, लिखिए अभी, द एलिमेंट्स in the corresponding position of two matrix are equal। समझ आ रही है बात, कि कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। कैसे, मैं जरा बताता हूँ। सोचो, आपके दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, 3 7 8 2 1 0, इक्वल है A7B 2 1 C। दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोल रखे उसने कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। हम लिखेंगे कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। यस, A किसके इक्वल जाएगा, B C, दैट्स इट, ये कहानी है। A आपका रहेगा 3, B आपका रहेगा 8 और C आपका रहेगा 0। सुन लो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ये पहली एक्सरसाइज का बेसिक था, और ये मत सोचना कि ये पहली एक्सरसाइज आपकी इतनी इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है, और ये पूरा चैप्टर ही इतना ज़्यादा इजी है। पहली बात मेरी समझ आ गई बात। सुनो, दूसरी बात, ये जो 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं, थर्ड एलिमेंट से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वेटेज कितनी रखता है, 10 नंबर का आएगा पूरा। 80 में से 10 नंबर का आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा। उसमें कुछ एमसीक्यू, एक बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, और बीच में 2-3 नंबर के जो भी आएंगे बता दूंगा। 10 के 10 नंबर बिल्कुल फ्री के, प्लस माइनस करेंगे कल से हम, आप देख लेना जो आप छोटी क्लासेस में करते हो, और प्लस माइनस के 10 नंबर है फ्री के। छोटी छोटी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन इतनी हद ज्यादा आसान है बहुत। तो 10 तो हम 1 महीने में पक्का कर लेंगे। 1 अप्रैल से पहले हमारे हाथ में 10 नंबर होने चाहिए, अच्छे वाले तरीके से होने चाहिए। तीनों चैप्टर 1 अप्रैल से पहले करवा दूंगा, और विद टेस्ट, जबरदस्त टेस्ट के साथ आपके 10 नंबर पक्के।
टुकड़ों में पक्के करेंगे आप, ठीक है। कुछ दिन आपको पता ही है बैचेस में कोई इशू नहीं है, 2.5 से 4 का ही बैच रहेगा। सिर्फ मार्च में भी बीच में तो 2-3 दिन होली आ जाएगी, होली के आसपास 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। संडे होंगे, आगे कोशिश करेंगे हम, अभी मैं तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चलना नहीं चाहता, वरना अगला जो इस संडे क्लास रख सकता हूँ, लेकिन अभी बच्चे धीरे धीरे आएंगे तो हो सकता है इस संडे आप ऑफ कर लें, वरना संडे को सुबह बुला सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ मार्च के लिए आपको थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़े दिन में तो 8 बजे तक अंधेरा नहीं होगा, थोड़े दिन की बात है, 10 दिन बाद आप फर्क देखना दिनों में। हाँ, डेली टेस्ट शुरू होंगे आपके अप्रैल एंड में। रीजन है उसका बताऊंगा, एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।